नमस्कार, राजपट टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ जयेंद्र कुमार। गणतंत्र दिवस ये शब्द सुनने के बाद आप भी ये सोचते होंगे कि ये मनाते क्यों हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है सौरभ वाजपेयी जी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। सर, स्वागत है आपका राजपट टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, गणतंत्र दिवस के मायने क्या है? देखिए, गणतंत्र दिवस के मायने ये हैं कि हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ एक लड़ाई लड़ी। लगभग 200 साल लंबी लड़ाई थी और उस लड़ाई के बाद में हमारे जो पुरखे थे, जो हमारे महानायक थे, जो स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे, उनकी एक आंख में सपना था कि आज़ाद भारत कैसा होगा। तो आज़ाद भारत कैसा होगा, इसको तय करने के लिए एक संविधान सभा बैठी, जिसमें तमाम तरीके के तमाम जो है विचारधाराओं के तमाम राजनीतिक दलों के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने उसके बाद में एक ड्राफ्ट बनाया। और हम सब जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उसकी प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू ने लिखी, संविधान सभा की अध्यक्षता बाबू राजेंद्र प्रसाद ने की। तो तमाम सारे बड़े बड़े जो संविधानविद थे, राजनीतिज्ञ थे, जिन लोगों ने अलग अलग तरीक़ों से अंग्रेजी राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी या मान लीजिए नहीं भी लड़ी थी, तो उन्होंने बैठ करके आज़ाद भारत का एक खाका खींचा और वही हमारा संविधान बना। और उस संविधान को जिस दिन इनैक्ट किया गया वो दिन हमारा गणतंत्र दिवस है। मैं एक चीज़ इसमें ज़रूर बड़ी दिलचस्प जोड़ दूं कि मैंने क्यों गणतंत्र दिवस क्या है इस प्रश्न का जवाब देने के लिए इतनी बड़ी एक पृष्ठभूमि बनाई, क्योंकि 1930 में 26 जनवरी 1930 में भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था, जब मतलब पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई और कहा गया कि भारत अब जो है एक स्वतंत्र गणराज्य है। और उसी की वजह से जब बाद में संविधान सभा ने यह तय किया कि किस दिन संविधान को आत्मार्पित किया जाएगा, तो उसके लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया और फिर 26 जनवरी उसके बाद से गणतंत्र दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है, क्योंकि यह हमारे संविधान से जुड़ी भावना है और यह हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी भावना है। सर, अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल में विलय कर दिया गया, उसका इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, नेशनल वॉर म्यूज़ियम जो बना, मेमोरियल जो बना, इस तरीके के स्मारकों के बनने पर किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती है। भाई, हमारे सैनिकों ने तमाम सारे युद्धों में और बिना युद्धों के भी तमाम अन्य मोर्चों पर छोटी झड़पों के दौरान आपदा के समय अपने जवान खोए हैं। तो उनकी याद में उनके मेमोरियल के तौर पर एक बहुत भव्य स्मारक उन्होंने बनाया, इस वर्तमान सरकार ने बनाया, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन जो मुश्किल बात है कि ऐसे हर एक मौके का राजनीतिकरण करने का जो प्रयास किया जाता है करंट डिस्पेंसेशन के द्वारा, और उसको फिर एंटी कांग्रेस या इस तरीके के प्रोपेगेंडा के इर्द गिर्द बुन दिया जाता है, ये बड़ा एक कुत्सित तरीके का एक मुझे षड्यंत्र इसमें दिखाई देता है। जैसे आपने एक बहुत ही अच्छा युद्ध स्मारक बनाया था उसी परिसर के लगभग भीतर, तो आप अमर जवान ज्योति को उसकी वजह से बुझाने की क्या ज़रूरत थी? आप उसको भी जलते रहने देते और वहाँ पर एक नई ज्योति आप प्रज्वलित कर सकते थे। भाई, शहीदों की याद में कोई एक ही ज्योति प्रज्वलित होगी, ऐसा कोई नियम थोड़ी बनाया गया है। सर, सरकार का ये कहना है कि अंग्रेज़ों द्वारा बनाया हुआ इंडिया गेट के अंदर ये अमर जवान ज्योति जलाई जा रही है। देखिए, अंग्रेज़ों द्वारा बनाई हुई कौन कौन चीज़ें जो हैं मिटा देनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि अंग्रेज़ों ने इस देश में सांप्रदायिकता के विचार को पैदा किया, अंग्रेज़ों ने बनाया, तो सांप्रदायिकता को मिटा देना चाहिए। तो मोदी जी को, करंट डिस्पेंसेशन को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इतनी सद्बुद्धि आए कि वो यह समझें कि दरअसल सांप्रदायिकता जो है वो अंग्रेज़ों द्वारा पैदा की हुई सोच थी, तो सबसे पहला तो अभियान उनको उसी के खिलाफ चलाना चाहिए। तो उसके खिलाफ वो चलाएंगे नहीं, वो प्रतीकों की राजनीति करना चाहते हैं और उस प्रतीक की राजनीति में उन्होंने इस तरीके का कदम उठाया है। देखिए, दुनिया में शायद ये अपनी तरीके का इकलौता और अनोखा जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर था, यानी अंग्रेज़ जब भारत छोड़ के गए
तो उनके खिलाफ कोई हिंसा नहीं हुई, उनके खिलाफ कोई कहीं पर कोई जो है किसी ने उनकी कत्ल करने की कोशिश नहीं की, कि किसी ने उनको अपशब्द नहीं कहे, बड़े आराम से सब बाय बाय करते हुए हिंदुस्तान से निकल गए। तो ये जो प्रेम, ये सौहार्द, ये सद्भाव अपने प्रतिपक्षी के प्रति भी होता है, अपने विरोधी के प्रति भी होता है, ये हमारी बहुत बड़ी खूबी है। मतलब मैं आपको कहूँ कि हम लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ तो लड़े, अंग्रेजी राज के खिलाफ तो लड़े, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़े, लेकिन ब्रिटिश जनता के खिलाफ नहीं लड़े। इसी वजह से एक बार जब अंग्रेज़ भारत छोड़ेंगे, यह निर्णय हो गया, तो बहुत ही शांतिपूर्वक ये पूरा का पूरा जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर था वो संपन्न हुआ। और इसी वजह से जो प्रतीक थे, जो कॉलोनियल एरा के जो प्रतीक है, उनको भी कहीं नष्ट करने की कोशिश नहीं की गई। सबसे बड़ी जो बात है कि आप इतिहास को बदल नहीं सकते, आप इतिहास को मिटा नहीं सकते। तो अगर हम इंडिया गेट को, जो नेहरू जी की सरकार थी या बाद की सरकारें थी, उन्होंने ये कह करके उसको गिरवा दिया होता कि ये तो औपनिवेशिक राज का प्रतीक है, तो क्या होता? इतिहास बदल जाता, 200 साल की गुलामी और शोषण का अंत होता। सर, अभी के समय जो राष्ट्रवाद की परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो इसको राष्ट्रवाद नहीं मानता हूँ, ये गलत शब्द है। ये राष्ट्रवाद की कोई नई परिभाषा नहीं है, ये सांप्रदायिकता है जिसने कि एक तरह से राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ रखा है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों के खिलाफ जब हम लड़ाई लड़ रहे थे, वही असली राष्ट्रवाद था। और जब वही असली राष्ट्रवाद था, तो जो लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे वो सांप्रदायिक थे, चाहे वो मुस्लिम लीग के लोग हों, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हों। तो उन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, तो यानी वो राष्ट्रवाद के ही तो खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। तो वो राष्ट्रवाद बनाम सांप्रदायिकता की लड़ाई थी। दूसरी चीज़ कि 1947 में राष्ट्रवादी ताकतें इस देश को इकट्ठा रखना चाहती थीं, जोड़ के रखना चाहती थीं, और सांप्रदायिक ताकतें इसका बंटवारा करना चाहती थीं। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान हासिल किया इसी तरीके से। मुस्लिम लीग को एक बार जब पाकिस्तान मिल गया तो उसकी कोई प्रासंगिकता इस देश में रह नहीं गई। फिर ये जो हिंदुत्ववादी सांप्रदायिक ताकतें थीं, इन्होंने सर उठाया और गांधी जी की हत्या कर दी। गांधी जी की हत्या के बाद दशकों तक ये सम्मान के साथ भारतीय समाज में कहीं उठने बैठने के लायक नहीं रहे। और आज उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, मैं इस बारे में उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि इन सब के बावजूद उन्होंने मेहनत की और आज वो इस देश की सर्वोच्च सत्ता को संभाल कर बैठे हुए हैं, सोसाइटी में इतना बड़ा नैरेटिव बना करके बैठे हुए हैं। तो ये, लेकिन ये राष्ट्रवाद कहीं से भी नहीं है। इसको अगर हम राष्ट्रवाद कहते हैं तो हम अपने राष्ट्रवाद को हल्का कर लेते हैं। ये सांप्रदायिकता है जो अपने आप को राष्ट्रवाद के रूप में प्रस्तुत करती है। लेकिन सर, सरकार के लोगों का तो कहना है कि असली राष्ट्रवाद यही है। मैंने आपको बताया ना कि देखिए, जब देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी संघर्ष की, लड़ाई की, वो क्या था? वो आज़ादी की लड़ाई थी ना। अंग्रेज हमें गुलाम बनाए हुए हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं। पूरे विक्टोरिया राज के दौरान लगभग 10 लाख लोग हर साल भूख से मर जा रहे हैं। हमारे अपने सिविल लाइंस के एरियाज़ में, क्लब्स के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर लिखा हुआ है डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। इस तरीके का रंग भेद यहाँ पर चल रहा है। हमें घुटने के बल रेंगने पर मजबूर कर दिया जाता है। पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया, घुटने के बल आप रेंगने पर हमको मजबूर कर देंगे, अंधाधुंध गोलियाँ चलाएंगे, हमारे संसाधनों का दोहन करेंगे। तब उनसे, अंग्रेज़ों से लड़ने की ज़रूरत थी ना, तब आप अंग्रेज़ों से नहीं लड़े क्योंकि आप राष्ट्रवादी नहीं थे। आपके दिमाग में तो ये था कि अंग्रेज़ों से लड़ना ज़रूरी नहीं है, पहले मुसलमानों से लड़ो, फिर ईसाइयों से लड़ो, फिर कम्युनिस्टों से लड़ो। तो आपने तो जो सबसे बड़ी ज़रूरत थी उस वक्त तो कहीं आप दिखाई नहीं दिए। सर, आज़ादी को लेके ये भी बोला जाता है कि ये सत्ता का हस्तांतरण था, ये कोई आज़ादी नहीं थी। देखिए, फिर मैं वही बात कहूँगा कि ये सत्ता का तो हस्तांतरण करना ही पड़ता है। मतलब अगर एक कोई खूनी क्रांति हुई होती 1947 में, तो जितने अंग्रेज़ थे हिंदुस्तान में सबको मार दिया जाता, तो कोई सत्ता का हस्तांतरण नहीं होता। लेकिन जो लोग 1757 के बाद धीरे धीरे एक औपनिवेशिक ढांचा राज का, काज का जो बनाया था, उसको हस्तांतरित तो किया जाना था। अंग्रेज़ों ने कहा कि हम जून 48 तक भारत छोड़ देंगे। फिर उनको लगा कि नहीं, ये तो दंगे वंगे बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, मुस्लिम लीग और ये सारे लोग, आरएसएस, सब लोग मिलकर दंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में करवाने लगे। तो फिर उनको लगा कि जल्दी से हमें इसे छोड़ के भाग जाना चाहिए, इसलिए वो 15 अगस्त 1947 में उन्होंने भारत छोड़ा। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि अंग्रेज चले गए, उस कुर्सी पे हम बैठ जाएंगे।
स्टर्लिंग बैलेंस, मैं बताऊं कि कितना पैसा हमारे खजाने में है, कहाँ है, किसके अकाउंट में है, उसमें कितना हिसाब करना है, भारत को कितना मिलेगा, पाकिस्तान को कितना मिलेगा, इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर निपटानी थी। तो इसलिए सत्ता का हस्तांतरण तो हुआ, लेकिन ये एक आज़ादी की लड़ाई के बाद संभव हुआ। अंग्रेजों ने क्यों भारत छोड़ दिया? क्योंकि वो ये समझ गए कि अब भारत को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। तो आप जब ये कहते हैं कि ये सत्ता का हस्तांतरण था, वो असली आज़ादी नहीं थी, तो फिर आपने फिर कोई असली आज़ादी की लड़ाई छेड़ी होती उस वक्त। तो उस वक्त तो आप कहीं भी नहीं थे, आपने तब कहा होता। अब आपको आज़ादी के 60-65 साल के बाद अचानक ये सब याद आ रहा है कि आज़ादी लीज पे मिली थी, आज़ादी सत्ता का हस्तांतरण था, आज़ादी अहिंसा के रास्ते से नहीं आई थी। तो असली सवाल ये है कि भाई साहब आप कहाँ थे? सर 1885 जब कांग्रेस की स्थापना हुई उसके बाद से लेकर 1947 तक इसमें जो भी ये अलग से थे, आरएसएस के थे या फिर हिंदू महासभा के थे, इनका क्या योगदान था आज़ादी की लड़ाई? देखिए, जो आरएसएस का जहाँ तक संबंध है वो पहले स्पष्ट कर दूं कि केशव बलिराम हेडगेवार जो संस्थापक हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, वो कुछ समय तक कांग्रेस के सदस्य रहे, कुछ सालों तक। उसके बाद 1925 में उन्होंने आरएसएस बनाई, और आरएसएस के बाद लगातार वो कांग्रेस के जलसों में इसलिए जाते थे कि वहाँ से कुछ युवाओं को राजी कर सकें कि वो आरएसएस में भर्ती हो जाएं और वो आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा ना लें। इतना ही योगदान है। एक बार उनके कुछ इतिहासकार अभी हाल में दावा करने लगे हैं कि किसी खास आंदोलन में वो जो है उन्होंने वो शरीक भी हुए, लेकिन ठीक है, अगर हुए भी तो आखिर आरएसएस के बनने के बाद उन्होंने लोगों को ये क्यों परसुएड करना शुरू किया कि आप आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा मत लीजिए। दूसरी चीज़, हिंदू महासभा के देखिए अलग अलग दौर आए हैं। कभी आप कह सकते हैं कि हिंदू महासभा के जो लोग हैं, जैसे मैं मालवीय जी का इसमें नाम लेना चाहूँगा, तो मालवीय जी चूँकि कांग्रेस से भी संबद्ध थे और हिंदू महासभा से भी संबद्ध थे, और उस तरीके के उग्र संप्रदायवादी नहीं थे जिस तरीके के बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी या जिस तरीके के सावरकर थे। तो निश्चित है कि हिंदू महासभा में एक जो धड़ा था वो उपनिवेशवादी लड़ाई में जरूर साथ रहा। इसी वजह से जब मैंने कहा कि हिस्सा नहीं लिया तो मैं हिंदू सभा के महासभा का मैंने नाम वहाँ पर नहीं लिया। लेकिन आरएसएस का कोई योगदान, बल्कि मैं कहूँ कि 1942 का आप आंदोलन ले लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन का ब्रिटिश सरकार दमन कर रही है, और कैप्टन मोहन सिंह और उसके बाद 1943 के बाद हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईएनए का गठन कर रहे हैं और भारत को सशस्त्र हस्तक्षेप के द्वारा आज़ाद कराने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी समय हिंदू महासभा और सावरकर के लोग हिंदुओं से अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप मिलिट्री में भर्ती होइए, सेना में भर्ती होइए। क्यों भर्ती होइए? क्योंकि पूर्व की तरफ से जो खतरा आ रहा है उससे निपटना है। कौन सा खतरा आ रहा था? आज़ाद हिंद फौज के सिपाही तो आ रहे थे जापान। लेकिन सर सवाल ये भी खड़े होते हैं कि कांग्रेस ने भी तो थे सुभाष चंद्र बोस, इनको वो किया। देखिए, कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस के साथ जो किया वो जग जाहिर है, ठीक है ना। और वो वैचारिक मतभेद था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, जेबी कृपलानी, तमाम नेता एक तरफ, और उसमें सुभाष चंद्र बोस एक तरफ। नेताजी को ये लगने लगा था 1939 में कि अब कांग्रेस के अंदर जो वामपंथ है उसका कब्जा हो जाना चाहिए, और ये गांधी जी के नेतृत्व वाले जो बहुत सारे लोग हैं, ये फेडरेशन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू था कि ये अंग्रेज़ों से मिलकर के फेडरेशन वगैरह बनाना चाहते थे। उनकी ये समझ थी कि वामपंथ देश में इतना मजबूत है कि वो कांग्रेस को अपने बल पर चला सकता है। लेकिन बाकी सारे नेता, समाजवादी हों, चाहे हमारे कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हों, या और भी जितने भी धड़े थे, वो ये समझते थे कि देखिए अभी भी गांधी जी को हटाया नहीं जा सकता, उनका कोई विकल्प नहीं है, और आज़ादी की लड़ाई में किसी भी प्रकार की फूट नहीं पैदा होनी चाहिए। इसलिए वो फिर नेताजी के विरोध में चले गए। अंततः परिस्थितियां ये पैदा हो गई कि नेताजी को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। फिर नेताजी खुद ही कांग्रेस के विरुद्ध कुछ धरना प्रदर्शन और अखिल भारतीय प्रदर्शन करने लगे, तो कांग्रेस ने उन्हें 3 साल के लिए निष्कासित कर दिया। थोड़े समय वो रुके, फिर वो जर्मनी चले गए, और वहाँ से वो जब वापस जापान आते हैं और फिर सिंगापुर में आकर के आज़ाद भारत की सरकार की जो घोषणा करते हैं, आप देखिए उसके बाद बार बार वो अपने सैनिकों से कह रहे हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ उस दिन तक तुम्हारा नेता हूँ
जब तक हम भारत की धरती पर कदम नहीं रख देते। जिस दिन हम भारत की धरती पर कदम रख देंगे, हमारे एकमात्र और सर्वमान्य नेता महात्मा गांधी होंगे। दूसरी चीज़, आज़ाद हिंद फौज का जो पुनर्गठन उन्होंने किया, उसमें उन्होंने गांधी ब्रिगेड भी बनाई और नेहरू ब्रिगेड भी बनाई। ठीक है, तो जो लोग गांधी और नेहरू के बरक्स उनको खड़ा करने का प्रयास करते हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि आज़ाद हिंद फौज में गांधी ब्रिगेड भी थी और नेहरू ब्रिगेड भी थी। इसके अलावा कोई भी गांधी जी को कभी राष्ट्रपिता कहकर नहीं पुकारता था, लेकिन जुलाई 1944 में अपने भाषण में नेताजी ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता का निर्णायक युद्ध शुरू हो चुका है, राष्ट्रपिता, और उस दिन से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। ठीक है ना। तो नेताजी अगर आज जीवित होते तो मैं समझता हूँ कि पता नहीं, शायद वो दिल्ली चलो की बजाय कहते कि अब नागपुर चलो, वहीं चल के पूछेंगे कि मेरा गांधी जी से क्या झगड़ा था या कांग्रेस से क्या झगड़ा था। परस्पर जो है प्रेम, परस्पर सम्मान व्यक्तिगत स्तर पर जीवन भर बना रहा दोनों लोगों के बीच में। इसलिए ये विवाद सर, ये भी प्रश्न उठते हैं कि नेहरू जी ने सुभाष चंद्र बोस के जो घर की जासूसी करवाई थी, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये सच्चाई तो खुद इसी सरकार ने स्पष्ट कर दिया। कुछ साल पहले आपको पता होगा कि बड़े धूमधाम से कई सारे चैनलों पे हंगामा किया गया कि कलकत्ता आर्काइव्स की कई सारी फाइल्स को डी क्लासीफाई कर दिया गया है। डी क्लासीफाई करने का मतलब आर्काइव्स में होता है कि अब आप उसको पढ़ सकते हैं, आम लोग आकर के उसको पढ़ सकते हैं। तो ऐसा लगा कि जैसे नेताजी की जासूसी करवाना और ये सारे खेल का पर्दाफाश हो जाएगा, लेकिन वो डिक्लासीफाई होने के बावजूद उसमें कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं मिला जिसके आधार पर ये कहा जा सकता हो कि नेहरू जी ने नेताजी की कोई जासूसी करवाई। तो उसका पर्दाफाश तो खुद इस सरकार ने ही कर दिया कि वो निरा झूठ है जो इन्होंने फैलाया था। खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, उसमें से कुछ भी सामने नहीं आया। सर, आज़ादी की लड़ाई में बल्कि इसमें मैं एक बात जरूर जोड़ दूं कि ये नेताजी हैं जिन्होंने नेहरू जी हैं जिन्होंने नेताजी की मृत्यु के बाद उनके परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए एक फंड बनाया। बीसी रे बंगाल में बहुत बड़े एक नेता हुआ करते थे, उनके साथ एक फ़ंड का निर्माण किया और उनकी बेटी जो अनीता बोस हैं उनको लगातार 500 रुपया प्रतिमाह 1964 तक वो देते रहे। और अभी अनीता बोस ने कहा है किसी संदर्भ में कि शायद उनका जितना ख्याल नेहरू जी ने रखा उतना कोई और नहीं रख सकता था। सर, आज़ादी की लड़ाई में कम्युनिस्टों का कितना योगदान रहा? देखिए, कम्युनिस्टों का जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष का जो जज्बा है उसमें कोई कमी नहीं थी। वो पूरी दुनिया में साम्राज्यवाद के खिलाफ थे, पूंजीवाद के खिलाफ थे, तो लामोहल्ला भारत में भी खिलाफ थे। और इसी वजह से तमाम बार जो कम्युनिस्ट या कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रति रुझान रखने वाले लोग हैं उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और मैं बड़ी दिलचस्प बात आपको बताऊं कि आज़ाद हिंद फौज, क्योंकि आज तो बहुत सारी चर्चा नेताजी के इर्द गिर्द हो ही रही है, आज़ाद हिंद फौज की जो रानी झांसी रेजिमेंट थी उसकी जो कमांडर थी, वो कैप्टन थी, वो कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। और कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने बाद के दिनों में वो कम्युनिस्ट हुई और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी भी ज्वाइन की बाद में। और तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि कम्युनिस्ट रहे। उनके साथ दिक्कत दूसरे स्तर पर थी। वो लड़ना तो चाहते थे लेकिन रणनीतिक मुद्दों पर वो कहीं और से संचालित होते थे। जैसे वो हमेशा रूस का मुंह देखते थे। पहले तो जब तक रूस पर जर्मनी ने हमला नहीं किया कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन जैसे ही रूस पर भी हमला कर दिया तो उनको लगा कि अरे ये तो रूस पर हमला हो गया, अब तो हराना पड़ेगा जर्मनी को, इसलिए ब्रिटेन के साथ हाथ मिला लो। तब फिर वो भारत छोड़ो आंदोलन से भी अलग रहे और फिर आज़ादी की लड़ाई से वो अलग चले। पहली समस्या तो ये थी। दूसरी समस्या यह थी कि राष्ट्र की जो उनकी समझ थी उसमें थोड़ा सा हमेशा से एक खोट रही है। वो ये नहीं समझ पाए कि ये जो पूरा भारतीय राष्ट्र है इसको कैसे इकट्ठा रखा जाए। इसीलिए कभी तेलंगाना के नाम पर खुद नेहरू के खिलाफ या भारत की सरकार अंतरिम सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं और उसको कुचलना पड़ता है नेहरू जी को और सरदार पटेल को। या बाद के समय में भी तो वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आ गए, लेकिन हमेशा एक सशस्त्र क्रांति की अवधारणा। तो आप सशस्त्र क्रांति किसके खिलाफ करोगे? भारतीय राज्य के खिलाफ करोगे और इसकी संविधान आपको इजाज़त नहीं देता। तो ये समस्याएं रहीं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि उनकी नीयत में कोई खोट नहीं थी। विचार उनका साम्राज्यवाद के खिलाफ हमेशा से था, उनकी रणनीति में बड़ी खोट थी जिसकी वजह से कई बार उन्होंने बहुत बड़े बड़े ब्लंडर भारतीय इतिहास में किए हैं। सर, एक और प्रश्न उठता है कि यदि कहते हैं सबकी, यदि महात्मा गांधी और नेहरू जी चाहते तो
भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, आज फिर मैं कहूँगा, हर प्रसंग को मैं नेताजी से जोड़ सकता हूँ। देखिए, जिसने अध्ययन किया है वो आपको बताएगा। ये नेताजी जो आज जिनको हड़पने की पूरी कोशिश ये प्रेजेंट जो डिस्पेंसेशन है, सरकार है और ये जो इनका संगठन है कर रहा है, नेताजी ने ही बहुत स्पष्ट शब्दों में अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधी जी भगत सिंह को बचाने का जितना प्रयास कर सकते थे उन्होंने किया है। गांधी जी ने लगातार वायसराय को चिट्ठियां लिखी और उनसे कहा कि आप यह मत करिए वरना देश में बहुत असंतोष फैल जाएगा। देखिए, अंग्रेज़ों का एक अलग सोच थी और अंग्रेज़ों की जो सोच थी, मैं मानता हूँ सांप्रदायिक ताकतों की भी वही सोच है। अंग्रेज़ों की सोच ये थी कि गांधी जी की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और अगर इस युवा क्रांतिकारी को हम फांसी दे देते हैं और गांधी जी उनको बचा नहीं पाते हैं तो निश्चित रूप से गांधी जी की युवाओं में लोकप्रियता में कमी आएगी। इसी वजह से इरविन ने कहा कि आप अपना ये जो हमारे साथ समझौता हो रहा है इसको आप अलग रखिए, फांसी के मुद्दे पर हम अलग से विचार करेंगे। तो गांधी जी ने सोचा कि अगर इन्होंने ये आश्वासन दिया है तो निश्चित रूप से ये अलग से विचार इस पर करेंगे। इस वजह से, और अचानक आपको पता है कि आनन फानन में जो उनकी जिस दिन फांसी तय थी उससे कई घंटों पहले ही आनन फानन में भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। तो निश्चित है कि गांधी जी क्या कर सकते थे। गांधी जी इस देश के वायसराय तो थे नहीं जो तुरंत फांसी जो है माफ़ कर देते, या ब्रिटेन का क्राउन तो गांधी जी के सर पर रखा नहीं था। ये वही गांधी जी हैं जो 1942 में उपवास पर बैठते हैं तो चर्चिल कह देते हैं कि अब इस बुढ़े को मर जाने दो, इनकी तैयारियां करो कि इसको कैसे कैसे इसका हम जो है अंतिम संस्कार करेंगे। तो ब्रिटिश सरकार तो खुद ही कहती थी कि इस बुढ़े को मर जाने दो। अब वो आदमी क्या कर सकता है? वो चिट्ठियां लिख सकता है, वो जो है बार बार रिक्वेस्ट कर सकता है। वो गांधी जी ने किया, लेकिन बेहद जल्दबाजी में भगत सिंह को फांसी दे दी गई। सबसे बड़ी बात है कि नेताजी खुद इस बात की पुष्टि अपने लेखन में करते हैं। सर, प्रथम विश्व युद्ध में कांग्रेस ने कहा कि अंग्रेज़ों का साथ मतलब भारतीय लोग दें, है ना? तो प्रश्न ये उठता है कि उस समय आप आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे या फिर अंग्रेज़ों से समझौता कर रहे थे? देखिए, उस समय भी जो ये बहुत बड़ा एक विमर्श है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय में कांग्रेस ने तो उस तरह से साथ नहीं दिया, लेकिन गांधी जी इस पक्ष में थे। उसके पहले दक्षिण अफ्रीका के समय में भी उन्होंने जो है जुलू विद्रोह के समय में और बाकी सब बोअर वार वगैरह के समय में अंग्रेज़ों के लिए थोड़ा एम्बुलेंस दस्ता वगैरह बनाया था। गांधी जी का ये मानना था कि ये जो हमारे कॉलोनियल रूलर्स हैं इनके किसी भी मुसीबत में हमें जो है इनको परेशान नहीं करना चाहिए। वो अपने अपोनेंट, अपने प्रतिपक्षी के साथ उनके लड़ने का एक अपना तरीका हुआ करता था। इसीलिए 1939 में भी गांधी जी चाहते थे कि जब ये दुनिया भर में परेशान है तो हम परेशान न करें। क्यों? क्योंकि उनकी मान्यता थी कि जो हमारी लड़ाई है वो हम अपने से लड़ेंगे। और गांधी जी ने किसी सेना में भर्ती का कोई अभियान नहीं चलाया। गांधी जी ने तो यही कहा कि हम एम्बुलेंस दस्ता बनाएंगे। इतनी ही मदद की तो बात हुई थी। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध का कंटेक्स्ट एकदम डिफरेंट है। आज ये आज़ादी की लड़ाई अपने बनने की प्रक्रिया में है, बहुत मजबूत नहीं हुई है। गांधी जी 1915 में भारत आए हैं और 17 में ये आंदोलन छिड़ गया है। आपको पता है 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। 1916 में कांग्रेस का मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक समझौता होता है तिलक महाराज और लोकमान्य तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में। वो ऐसा घटनाक्रम है जब आप 1930 के दशक का मुकाबला 1917 से नहीं कर सकते हैं। परिदृश्य अलग है, नीति अलग है, रणनीति अलग है। सर, 1857 की क्रांति की बात करें, उसके असफल होने का क्या कारण था? देखिए, उसके असफल होने का सबसे बड़ा कारण यही था कि एक तो वो रजवाड़ों द्वारा नेतृत्व में लड़ी गई लड़ाई थी और दूसरी चीज़ कि जो अवध के इलाके में तालुकेदार थे वो लड़ रहे थे। लेकिन ज़्यादातर रजवाड़े, ज़्यादातर जो तालुकेदार थे वो या तो चुप रहे या तो उन्होंने इस आंदोलन के दमन में जो है अंग्रेज़ों का साथ दिया। इसके अलावा भारतीयों के भीतर कोई भारतीयता की भावना विद्यमान नहीं थी। मतलब मैं आपसे ऐसे कहूँ कि सिखों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई।
गोरखों ने, जो गोरखा बटालियन थी, उसने 1857 का विद्रोह को चलने में बड़ी भूमिका निभाई। आज आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भारतीयता की भावना है। अगर इस तरीके की साजिश आज के समय में होती तो कहते कि नहीं, मद्रास से लेकर और कश्मीर तक और गुजरात से लेकर के और हमारे पूर्वोत्तर तक हम सभी भारतीय हैं, इस वजह से हम एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हैं। लेकिन उस वक्त ये भावना नहीं थी। रजवाड़े थे, तालुकेदार थे, और उसमें से भी मुट्ठी भर रजवाड़े और मुट्ठी भर तालुकेदार। मैं आपको बताऊं कि सिंधिया की सेना उस वक्त बड़ी ताकतवर होती थी। उधर मराठे भी बैठे हुए थे, बहुत कमज़ोर थे। रानी लक्ष्मीबाई ये कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से दक्कन की तरफ बढ़ें और मराठों को 1857 के विद्रोह से जोड़ा जा सके, जो कि नहीं जोड़ा जा सका। सिंधिया की सेना बहुत ताकतवर थी, और लॉर्ड कैनिंग ने एक वायर भेज दिया था, तार भेज दिया था ब्रिटेन में, कि अगर सिंधिया भी कहीं 1857 के विद्रोह में शामिल हो जाएगा तो मैं अपना बोरिया बिस्तर बांधने लगूंगा, फिर कोई उम्मीद नहीं रह जाएगी, ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हो जाएगा। लेकिन सिंधिया नहीं लड़े, सिंधिया तटस्थ रहे। तो इस तरह से हम देखें कि भारतीयों में एकता का अभाव था, और उस एकता के अभाव के पीछे वजह यही थी कि हमारे अंदर भारतीयता की भावना नहीं थी। और इसी वजह से 1857 के बाद जो राष्ट्रवाद है उसका उभार होता है, और सबसे पहला काम जो शुरू होता है वो है भारत को राष्ट्र बनाने का काम। तो इस वजह से वो पूरा का पूरा विद्रोह असफल हो गया। सर, वर्तमान समय में जो राजनीति चल रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वर्तमान समय में जो राजनीति चल रही है, हम लोग, मेरा ख्याल है कि उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और एक मुझे बात याद आई कि अब ये राजनीति ये भी चल रही है कि अमर जवान ज्योति को बुझा दिया गया है, कांग्रेस ने नेताजी के साथ अन्याय किया इसलिए उनकी मूर्ति लगानी पड़ रही है मोदी जी को। ऐसा लग रहा है कि जैसे इतिहास में बहुत कुछ गलत हुआ था, उसको सुधारने के लिए कोई महामानव अवतरित हुआ है और सारी गलतियां वो सुधार के मानेंगे। अभी ये भी किया गया है कि 24, 25, 26 तारीख को जो रिपब्लिक डे एक तरीके से सेलिब्रेट होता 26 तारीख को था, लेकिन 3 दिन का सेलिब्रेशन होता था, उसको इधर 4 दिन का कर दिया गया है, और उसको 23 जनवरी यानी नेताजी की जयंती से 26 जनवरी को। सर, इसके पीछे क्या कारण है 4 दिन? ये वही वजह है ना कि वो चाहते हैं कि वो नेताजी को किसी तरह से हड़प लें, ठीक है ना। और नेताजी की जो उनकी मिलिट्री ड्रेस है ना, वो उनको अच्छी लगती है। इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उनको लगता है कि नेताजी अगर मिलिट्री ड्रेस में दिख रहे हैं तो ये सिद्ध करने में आसानी हो जाएगी कि आज़ादी की लड़ाई जो है अहिंसा से नहीं मिली या जो हिंसा से मिली, क्योंकि ये तो हिंसा में विश्वास रखने वाले लोग हैं। तो नेताजी को हड़प योजना का यह हिस्सा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर 26 जनवरी से 4 दिन पहले ये आए हैं तो 26 जनवरी से 4 दिन आगे भी चले जाएं। 30 जनवरी भी है, 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या हुई थी, उसको भी 26 जनवरी के साथ अगर जोड़ लें, और मैं तो कहता हूँ कि पूरी शुद्धि हो जानी चाहिए। जो इतिहास में गलतियाँ हुई हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मोदी जी सभी को शुद्ध कर दें और 30 जनवरी को एक भव्य आयोजन करें और इस देश की जनता से कहें कि सांप्रदायिकता ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, एक सांप्रदायिक सोच ने गांधी जी की हत्या की थी। मैं सांप्रदायिकता के विरुद्ध हूँ और गोट से मुर्दाबाद बोल दें, इतना काफ़ी हो जाएगा। ये सबसे बड़ी जो भूल इतिहास की है उसको मोदी जी सुधार देंगे। तो वर्तमान राजनीति पर तो ये सबसे मुझे लगता है कि सर, लेकिन ये लोग तो फिर सांप्रदायिक तो कांग्रेस को बोलते हैं कि सांप्रदायिकता उसी के समय से हुई थी। देखिए, हम लोग जो बच्चे होते थे ना, तो अगर कोई हमसे कह देता था कि हमें कोई कुछ बोलता था गलत बात, तो हम कह देते कि तुम हमसे बड़े, ठीक है ना। कोई कहता था कि तुम ये हो, तो हम कहते तुम हमसे भी बड़े ये हो, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अजीब सा तर्क है। सांप्रदायिकता क्या है या असांप्रदायिकता क्या है? नेहरू जी वगैरह असांप्रदायिक शब्द पसंद करते थे। तो सांप्रदायिकता क्या है या असांप्रदायिकता क्या है, ये तो भली बात स्पष्ट है, इस पर कोई अलग से टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। सांप्रदायिकता वह सोच है जो किसी धर्म की आड़ लेकर, किसी धर्म का सहारा लेकर लोगों को बरगलाती है, विभिन्न धर्मावलंबियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करती है, उनमें घृणा पैदा करती है और उनको आपस में लड़वा करके अपनी राजनीति की रोटी सेंकती है। निश्चित रूप से यह काम कौन कर रहा है ये देखा जा सकता है, कौन सांप्रदायिक है। अब अगर आपको अंदर, अभी आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप कह सकें कि गर्व से कहो हम सांप्रदायिक हैं, तो ये दोष हमारा नहीं है। सांप्रदायिकता इस देश में, इस समाज में लोगों के जहन में एक नकारात्मक अवधारणा है। इस वजह से सांप्रदायिक होने के बावजूद
ये लोग ये नहीं कह पाते कि हाँ हम सांप्रदायिक हैं, बताइए क्या करेंगे। वो कहते हैं हम सांप्रदायिक नहीं हैं, आप सांप्रदायिक हैं, आप छद्म धर्मनिरपेक्ष हैं, यही तो कहते हैं ना कि हम सांप्रदायिक नहीं हैं, आप छद्म धर्मनिरपेक्ष हैं। तो अच्छा ठीक है, हम छद्म धर्मनिरपेक्ष हैं तो आप ही धर्मनिरपेक्ष होंगे, तो आइए धर्मनिरपेक्षता पर ही बात कर लेते हैं। तो ये तो बहुत ही बचकाना प्रयास है जो लगातार किया जा रहा है। सर, ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी उस समय 1947 में पटेल जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन नेहरू जी बन गए। देखिए ये भी जो है ना, ये बहुत दिलचस्प चीज़ है। नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उसके बाद जब उनको अंतरिम सरकार में जाना पड़ा तो उन्होंने उससे इस्तीफा दे दिया। अंतरिम सरकार के नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस का जो अध्यक्ष हो सकता था वो उसी समय में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था। तो अगर सरदार पटेल को अध्यक्ष बनाने की बजाय नेहरू जी को अध्यक्ष बनाने की बात गांधी जी ने की, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि जब वो अध्यक्ष बने उसके बाद अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बनने के लिए पोस्ट से हट गए, अपने पद से हट गए। तो निश्चित रूप से इन दोनों चीज़ों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए, उनका संदर्भ ही एकदम पृथक है, ठीक है। और ये मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्न पूछने वाले लोगों को जो सरदार पटेल के अंतिम दिनों का कॉरेस्पॉन्डेंस है वो पढ़ना चाहिए। अपने पत्र व्यवहार में बार बार वो कहते हैं कि नेहरू जी हमारे नेता हैं। मैं आपको बताऊं कि उन्होंने अपने बहुत विश्वस्त सहयोगी का हाथ अपने अंतिम समय में हाथ में लिया और उनसे कहा कि नेहरू को अकेला मत छोड़ना। ये सरदार पटेल कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि देखिए एक नई तरीके की राजनीति चली है कि आप इतिहास के किन्हीं दो नायकों को उठाइए और उनके बाद उनका एक दंगल करवा दीजिए और भारी भीड़ जुटा दीजिए कि देखिए आज नेताजी की लड़ाई हम गांधी जी से करवाने जा रहे हैं, जिसको जिसको मजा लूटना हो चला आवे। तो ये दंगल आयोजित नहीं होने चाहिए इतिहास के भीतर। अगर उनको दंगल करवाना है तो मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा दंगल होगा। 1942 में 42-43 में नेताजी आईएनए की तरफ से फौज ला रहे हैं और सावरकर महाराज जो हमारे हैं वो ब्रिटिश आर्मी में सेना की भर्ती की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों को एक दूसरे के बरक्स खड़ा करिए, तब आपको वास्तविक इतिहास पता चले। सर, वीर सावरकर को लेकर आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? देखिए कोई भी व्यक्ति जो अपना पूरा जीवन जीता है उसका मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है? उसके जीवन के बाद के हिस्से के आधार पर। मान लीजिए मैं बहुत ही सज्जन हूँ, बहुत ही भला व्यक्ति हूँ, लेकिन अपने मैं जीवन के बाद के हिस्से में बहुत दुर्जन बन जाऊँ, बहुत ही ज़्यादा मैं आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति बन जाऊँ, तो मेरा मूल्यांकन कैसे होगा? यही तो होगा ना कि भाई उन्होंने अपनी ज़िंदगी के पहले हिस्से में जो कमाया दूसरे हिस्से में गंवा दिया। आप मोहम्मद अली जिन्ना को देखिए। जिन्ना एक ज़माने में कांग्रेस के बड़े नेता थे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, दादा भाई नौरोजी के सचिव तक रहे, लेकिन वही जिन्ना 1937 के बाद में इतना ब्लैटेंटली कम्युनल हो जाते हैं कि लाखों लोगों की जो है लाशें गिर जाती हैं उनकी राजनीति की वजह इस देश में। तो क्या हम जिन्ना को याद करते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना को क्या हम स्वाधीनता संग्राम सेनानी के तौर पर याद करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी के पहले हिस्से में जो कमाया दूसरे में गंवा दिया। सावरकर की जो गतिविधियाँ हैं, अभिनव भारत की स्थापना करना है, ये इंडिया हाउस से लंदन में एसोसिएटेड रहे हैं, कुछ रेवोल्यूशनरीज़ को प्रेरित भी करते रहे, और जब तक उनके माफ़ीनामे सामने नहीं आ गए तमाम सारे लोग ये मानते रहे कि सावरकर ने इस देश के लिए बहुत कष्ट सहा है। लेकिन जब आपको यह पता चले अचानक कि सावरकर ने तो एक के बाद एक तमाम माफ़ीनामे लिखे थे और वो भी बड़े गिड़गिड़ाने के स्वर में माफ़ीनामे लिखे थे, तो वो काहे के वीर रह गए? नंबर एक। नंबर दो कि उसके बाद उन्होंने क्या किया? जेल से छूटने के बाद, काला पानी से बाहर आने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने दो राष्ट्र का सिद्धांत दिया कि भारत और पाकिस्तान, मतलब हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं, इनके अलग अलग राष्ट्र होने चाहिए। पहली बार दो राष्ट्र की बात करने वाले व्यक्ति सावरकर हैं। उन्होंने गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र किया। उन्होंने इस देश में सांप्रदायिकता
को बढ़ावा देने का काम किया, उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ देने का काम किया, और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को धोखा देने की जो पराकाष्ठा है कि नेताजी की फ़ौज और भारत छोड़ो आंदोलन जब एकदम सिर पर खड़े हैं, उस समय वो हिंदुओं से कह रहे हैं कि उस सेना में भर्ती हो जाओ जो सेना नेताजी की आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ भी लड़ेगी और भारत छोड़ो आंदोलन का भी दमन करेगी। तो यानी बाद के हिस्से में, पहले के हिस्से में उनका जो सम्मान था, बाद के हिस्से में उन्होंने पूरा का पूरा सम्मान गंवा दिया। तो हम उनको स्वाधीनता संग्राम सेनानी के तौर पर कैसे सम्मान दे सकते हैं या उनको कैसे अपना महानायक बना सकते हैं? सर, ये भी कहा जाता है कि जो आज़ाद हिंद फौज को सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल पाया कांग्रेस सरकार में। देखिए, सम्मान मिलना चाहिए कि कौन सी कसौटी है, मतलब मैं इस बात को समझ नहीं पाता। सर, ये चीज़ है कि सेना में उनको शामिल नहीं किया गया उस समय। देखिए, निश्चित रूप से वो बहुत गंभीर एक मुद्दा था। गंभीर मुद्दा इस तरह से था कि सेना जो है वो बड़ी ही अनुशासित चीज़ है। मतलब सेना को तैयार इसलिए किया जाता है कि वो जो नागरिक कंट्रोल है या उसके ऊपर जो भी उसका नेतृत्व है, जो उसकी लीडरशिप है, उसकी आज्ञा का वह पालन करे। वो उसको डिफाई नहीं कर सकते, वो उनसे विरोध नहीं कर सकते। और ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे युद्धबंदी थे, जो भारत आए, आज़ाद हिंद फौज के जो सिपाही थे, इस पर लंबी बहस चली। ये सोचा गया कि आज़ाद भारत में जो लोकतंत्र होगा उसमें सेना की क्या भूमिका होनी चाहिए। निश्चित रूप से सेना की भूमिका ये होनी चाहिए कि वो सिविल कंट्रोल में रहे, वो चुनी हुई सरकार के अधीन रहे। तो ऐसी जब बात चली तो ये पाया गया कि जो भी हमारे सैनिक थे आज़ाद हिंद फौज के, वो आखिरकार तो अपनी ही सेना के खिलाफ बगावत करके आज़ादी की लड़ाई में कूदे। तो उनके लिए डिफेंस कमेटी भी बनी, उनके लिए रिलीफ की भी कमेटी बनी, उनके पुनर्वास के प्रयास किए गए, उनका मुकदमा लड़ा गया, उनको सज़ा से बचाया गया, लेकिन उनको सेना में भर्ती नहीं किया गया। इसके उलट आप देखिए कि राशिद अली वगैरह का केस था, कुछ मुस्लिम सिपाहियों का भी केस था। मुस्लिम लीग ने अपने यहाँ उनको सेना में भर्ती किया। सेना में बगावत की प्रवृत्ति अच्छी प्रवृत्ति नहीं मानी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि शायद इसी वजह से जो उनको सेना में भर्ती न करने का निर्णय लिया गया। लेकिन उनके पुनर्वास और उनको सज़ा से बचाने से लेकर तमाम अन्य चीज़ों पर कांग्रेस ने बहुत आगे बढ़ चढ़ करके काम किया। तो ये कहना कि कोई अन्याय हुआ, सम्मान नहीं मिला, आप देखिए आज यहाँ पर INA है, आपको ये हमारे सिंघू बॉर्डर के पास में पूरा गांव बसा हुआ है आज़ाद हिंद फौज के नाम पर, ठीक है ना। नेताजी को आज कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता है। हमारी पाठ्य पुस्तकों में नेताजी की फ़ोटो है, आपको हर शहर के अंदर नेताजी सुभाष चौराहे मिल जाएंगे। सम्मान का क्या अर्थ होता है? आपका सम्मान का अर्थ ये है, क्योंकि देखिए भाजपा के दिल में बड़ा मलाल है, उसको पता है कि इस देश में राष्ट्रवाद बहुत बड़ी ताकत है। और लोग राष्ट्रवादी जब कहते हैं कि कौन राष्ट्रवादी, कोई कहेगा नेताजी, कोई कहेगा गांधी जी, कोई कहेगा नेहरू जी, कोई कहेगा सरदार पटेल, कोई कहेगा मौलाना आज़ाद, ये राष्ट्रवादी लोग हैं। अब इनके तो हैं नहीं, ये सबके सब कांग्रेस के लोग हैं। ये नेताजी हैं जो बापू को राष्ट्रपिता कह रहे हैं और उनके प्रति सम्मान रख रहे हैं। नेहरू जी के बारे में उनकी बेटी इतनी अच्छी बात कर रही है। मैं आपको बताऊं, नेहरू जी ने जब पहली बार लाल किला पर 1947 में भाषण दिया, केवल 2 लोगों का नाम लिया, एक गांधी जी का और दूसरा नेताजी का। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं उनका नाम लेने से, और उन्होंने बोला कि आज का दिन तो उनका भारत में विदाई का दिन होता, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। ये नेहरू जी हैं। तो इनके पास तो राष्ट्रवादी लोग नहीं हैं। तो इनका क्या कहना है, आप सम्मान नहीं कर पाए, हम सम्मान करेंगे। अरे भाई, आपके जिनको आप अपना महानायक मानते हैं उन्होंने तो उनका अपमान किया। सावरकर के बारे में सुभाष चंद्र बोस क्या लिखते हैं, सांप्रदायिकता के बारे में सुभाष चंद्र बोस क्या लिखते हैं, आप पढ़ लीजिए, और उसके बाद आप दावा करिए कि हम उनका सम्मान करेंगे। तो ये बेकार की के सारे दावे हैं। सर, आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, तो फिर हम लोग आज़ाद कैसे? देखिए, फिर वही जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर की जो बात है, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो वायसराय के दफ्तर से संचालित हो रहे थे। जब ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ और उस ट्रांसफ़र ऑफ पावर के दौरान कुछ समय तक माउंटबेटन को कहा गया कि चूँकि कमान उनके हाथ में है, सेनाओं की कमान उनके हाथ में है, वो कुछ समय बने रहें। लेकिन बहुत ही जल्दी उनकी जगह किसने ले ली? राजगोपालाचारी ने, ठीक है ना। अब
छोटी छोटी चीज़ों के आधार पर कि हमें आज़ादी नहीं मिली, हम आज़ाद नहीं हुए, हमें आज़ादी लीज पर मिली, तो मैं यही प्रश्न पूछता हूँ कि 1947 में आप कहाँ थे? आप तो दंगे कराने में तो आपने बहुत बड़ी सेना मोबिलाइज कर ली थी, बहुत सारे लोग थे, आप खुलेआम प्रदर्शन करने लगते। और अगर खुलेआम प्रदर्शन आप करने कैसे लगते? क्योंकि आप ही तो थे जिनके लोग कह रहे थे कि भाई ये जो 3 रंग का झंडा है ये तो अशुभ है, हिंदू जो है उस हिंदुओं के बीच में 3 रंग का ये झंडा अशुभ माना जाता है। कौन नहीं जानता है कि तिरंगा झंडा 1947 में किन लोगों ने जलाया था? तो ये कहना कि अब हम इतिहास में सवाल ये पूछेंगे कि ये क्यों हुआ था, वो क्यों हुआ था, तो आप इन प्रश्नों से भी तो बच नहीं पाएंगे कि आप कहाँ थे, आपने तिरंगा झंडा जलाया था, भाई आप जवाब दीजिए। 2002 तक आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं लहराया जाता था, ठीक है। वहाँ 3 लड़के थे जो आरएसएस से जुड़े हुए थे, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे दफ्तर पे तो तिरंगा झंडा नहीं लहराया जाता। वो बेचारे उत्साही लड़के थे, उन्होंने तिरंगा झंडा फहरा दिया। आपको मालूम है आरएसएस के लोगों ने उनके खिलाफ एफआईआर कर दी, और जब ये मुद्दा बन गया तो 2002 से तिरंगा झंडा लिए घूम रहे हैं। आपने तिरंगा झंडे का क्या अपमान नहीं किया, आप बताइए। आपने बलात्कार के अपराधियों पर तिरंगा डाला, आपने मॉब लिंचिंग के अपराधियों के ऊपर तिरंगा डाला, आपने तिरंगे के अपमान में आज भी कोई कसर छोड़ी है? तो आप अपने राष्ट्रवाद को कैसे आंकते हैं, ये तो एकदम स्पष्ट है। मेरे साथ बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझसे बात। तो ये थे हमारे साथ सौरभ वाजपेयी सर, गणतंत्र दिवस के बारे में बता रहे थे। आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देखते रहिए राजपथ टीवी। नमस्कार।